हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक है अर्थक्वेक यानी भूकंप। कि वह अगर हम सबसे पहले भूकंप शब्द की ही बात करें तो भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना है। भू यानी पृथ्वी, कंप यानी कंपन। जब पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है, सामान्य शब्दों में उसे भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण पृथ्वी के धरातल पर जब अचानक कंपन होने लगता है तो उसे भूकंप कहते हैं। ये बोल रहा है भाई कि जब पृथ्वी के अंतर्जात बल या बहिर्जात बल या किसी भी अन्य कारण से जब पृथ्वी के धरातल पर अचानक कंपन होने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। यद्यपि प्राकृतिक घटनाओं से ही भूकंप आते हैं, लेकिन कभी कभी मानवीय कारणों से भी भूकंप आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परमाणु परीक्षण या खानों की छतों का गिरना। जैसे नहीं, कोई सुरंग बनाई है या कोई खदान है और किसी भी कारणवश उसकी छत गिर जाए और छत जब काफ़ी ऊंचाई से गिरती है तो उस क्षेत्र में हल्का सा भूकंप आ जाता है। तो मिलर के अनुसार किसी प्राकृतिक कारण द्वारा भूपृष्ठ के किसी भाग के आकस्मिक कंपन को भूकंप कहा जाता है। तो भूकंप का आविर्भाव सर्वप्रथम धरातल के नीचे होता है। यानी कि ये कह रहा है कि जहाँ पे भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है, कहाँ पे? धरातल के नीचे। उस स्थान को भूकंप मूल या उद्गम केंद्र या अभिकेंद्र या फोकस कहते हैं। ठीक है, वैसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि भूकंप मूल, उद्गम केंद्र या अभिकेंद्र या फोकस। और वह बिंदु जहाँ भूकंपी तरंगे सबसे पहले पहुँचती है, यानी कि पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न जो भूकंपीय तरंगे हैं, धरातल पर सबसे पहले जहाँ अनुभव की जाती है, जहाँ सबसे पहले पहुँचती है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं, यानी एपिसेंटर कहा जाता है। जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर यानी कि 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। भूकंप से उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय तरंगे यानी भूकंपीय लहरें या सीस्मिक वेव्स कहा जाता है। और इन तरंगों का अभिलेखन करने वाले यंत्र को भूकंप लेखी यानी कि सीस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता को इंटेंसिटी रिक्टर पैमाना में मापा जाता है। भूकंप से संबंधित विज्ञान को भूकंप विज्ञान कहते हैं। भूकंप का सर्वप्रथम अध्ययन 1858 में रॉबर्ट मेलार्ट ने किया था। आगे बढ़ते हैं कि भूकंप के कारण यानी कि भूकंप किन कारणों से उत्पन्न होता है। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स। इसमें बहुत से कारण हैं भाई। जैसे इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है ज्वालामुखी क्रिया यानी कि वोल्केनिक एक्टिविटी। ज्वालामुखी तथा भूकंप की क्रिया एक दूसरे से अंतर संबंधित है। प्रत्येक ज्वालामुखी उद्गार के साथ प्राय भूकंप अवश्य आता है। ये बता रहा भाई, जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी आता है वहाँ पे भूकंप अवश्य आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहाँ भूकंप आता हो उस क्षेत्र में ज्वालामुखी भी आए। समझ में आ गया भाई? फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी आता है उस क्षेत्र में भूकंप तो अवश्य आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पे भूकंप आता हो वहाँ ज्वालामुखी क्रिया भी हो। उद्गार के समय भूगर्भ से लावा तथा गैसें तीव्रता के साथ भूपटल को तोड़कर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो जाती हैं।
यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, जब वह बहुत तीव्रता के साथ भूपटल को तोड़कर धरातल पर आता है, तो जो अचानक झटके से भूपटल को तोड़ेगा तो उस भयंकर विस्फोट के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है भाई प्लेट विवर्तनिकी। ये भाई जो प्लेट टेक्टोनिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार स्थल भाग कठोर प्लेटों से निर्मित है, गतिमान अवस्था में और विद्यमान है और इन्हीं रचनात्मक, विनाशात्मक तथा संरक्षित प्लेटों के सीमांतों के सारे भूकंपीय घटनाएं होती हैं। देखिए भाई जो हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी जो धरातल है, जो क्रस्ट है, वह कुछ प्लेटों से मिलकर बनी है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें 7 मुख्य प्लेटें हैं और अन्य छोटी छोटी प्लेटें हैं, उन्हें गौण प्लेटें कहा जाता है। तो ये मेंटल में तैर रही हैं और जहाँ पे प्लेटें आपस में टकराती हैं, टकराने से वहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है, या कहीं पे आपस में रगड़ रही हैं, एक दूसरे के पास पास जा रही हैं तो तब भी वहाँ रगड़ से भूकंप उत्पन्न होता है, या कहीं से दूर जा रही हैं तो वहाँ पे भी जो मैग्मा बाहर आता है उससे भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है समस्थितिक अव्यवस्था, आइसोस्टेटिक डिस्टर्बेंस। भूपटल के विभिन्न भाग प्राय संतुलित अवस्था में हैं। विभिन्न भाग कैसे? जैसे हमारे भाई पर्वत हैं, पठार है, मैदान हैं, समुद्र हैं, उनमें ट्रेंचेज हैं। तो क्या है, पृथ्वी बहुत तीव्र गति से घूम रही है, उसके बावजूद ये संतुलित अवस्था में है। लेकिन जब किसी कारणवश उनका संतुलन बिगड़ जाता है तो भूकंप का अनुभव किया जाता है। सागरीय भागों में लगातार निक्षेप द्वारा भार में वृद्धि होती रहती है और स्थलीय भाग का अपर्दन होने से वहाँ भार कम हो जाता है। देखिए वो ये अपर्दन जो नदियाँ होती हैं ये पर्वतों से ऊंचाई से निकलती हैं और वहाँ से जब तीव्र गति से नीचे की तरफ बहती हैं तो साथ में कटाव करती हैं। तो जो कटाव करके जो मलबा या अवसाद होता है वो समुद्र में जमा करती रहती हैं। तो इससे क्या होता है कि पर्वतों का भार कम हो जाता है और समुद्रों में भार बढ़ने लगता है। तो इससे क्या है, असंतुलन की व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो इससे भूसंतुलन गड़बड़ हो जाता है और संतुलन स्थापित करने के प्रयास में सागरीय तली नीचे की ओर खिसकने लगती है तथा भार में कमी होने के कारण पर्वतीय भाग ऊपर उठने लगते हैं। जब यह क्रिया शीघ्रता से संपन्न होती है, जब यह क्रिया धीमे धीमे संपन्न होती है तब तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन अगर यह क्रिया बाय चांस शीघ्रता से यानी तीव्रता से उत्पन्न होती है तो भूपटल में कंपन उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गैसों का फैलाव यानी कि एक्सपेंशन ऑफ गैसेज। भूपटल के नीचे जब किसी भी कारणवश जल रिसकर पहुंच जाता है देखिए भाई बहुत से कारणों से जल नीचे रिसकर चला जाता है और नीचे हमें पता है कि पृथ्वी में गहराई पर जाने पर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ता है। कितना? 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर गहराई में जाएंगे तापमान उतना ही अधिक होता चला जाता है।
और उसका जो साक्ष्य है कि जो पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है वो, तो जो उसका तापमान होता है वो लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही होता है। तो जब यह जल रिस कर नीचे पहुंचता है तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण जल गैस में परिवर्तित होने लगता है, और जब इसमें तीव्रता इतनी अधिक हो जाती है कि गैस बाहर आने का प्रयास करती है तथा भूपटल में धक्के देती है। और जब बार बार वह धक्के देगी तो उस कारण भूपटल में कंपन उत्पन्न होने लगता है और भूकंप आता है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं, अदर रीजन्स हैं। उपरोक्त कारणों के अलावा भूपटल में सिकुड़न, यानी कि जब ऊपर का नीचे तापमान ज़्यादा है और पृथ्वी के भूपटल का तापमान वायुमंडल में के संपर्क में आने के कारण ऊपर का तापमान जब कम हो जाता है तो क्रस्ट सिकुड़ने लगती है, और जब क्रस्ट अचानक सिकुड़ेगी तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है। आगे फिर भ्रंशन, बलन यानी वलन, उल्कापात। उल्कापात क्या होता है भाई? जब पृथ्वी पर बाहर से उल्काएं आकर पृथ्वी से टकराती हैं तो उसे उल्कापात कहते हैं। और जब यह उल्कापात कोई पिंड बहुत तेजी से और बहुत बड़ा हो तो पृथ्वी में जहाँ टकराती है उस क्षेत्र में भूकंप आता है। तटीय किनारों की टूटने, यानी कि जो समुद्र के किनारे जब लहरें टकराती रहती हैं तो वहाँ पे नीचे से कटाव होने के कारण किनारे जो क्षेत्र होता है वो, जो भाग होता है तटीय, वो टूटकर समुद्र में गिर जाता है, जिससे वहाँ पे भूकंप आ जाता है। नेक्स्ट है सुनामी। देखो भाई, सुनामी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुनामी एक जापानी शब्द है और इसका अर्थ होता है बंदरगाही लहरें। ये क्या होता है? जब समुद्र में भूकंप आता है तो उससे लहरें ऊंची ऊंची उत्पन्न होती हैं, ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं जिन्हें सुनामी कहा जाता है। और पर्वतीय भागों में शिलाखंडों के गिरने, यानी कि जब पर्वतीय भागों में किसी भी कारणवश जब बड़े बड़े शिलाखंड टूटकर नीचे अचानक गिरते हैं तो उनसे भी भूकंप आता है। और नेक्स्ट है परमाणु परीक्षण। भाई आजकल देशों में परमाणु परीक्षण की होड़ सी मची है, और ये परमाणु जो बड़े खतरनाक होते हैं और बड़े ही विध्वंसक होते हैं। तो जब ये वैज्ञानिक या कोई देश परमाणु परीक्षण करता है तो उस क्षेत्र में भूकंप आ जाता है। जैसे भारत ने राजस्थान में पोखरण क्षेत्र है, वहाँ पे परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, 1998 में। तो वहाँ के आसपास के क्षेत्र के जो शीशे, खिड़कियों में शीशे लगे हुए थे वो चटक गए थे और दीवारों में दरारें पड़ गई थी। आगे खदानों तथा सुरंगों के छतों के गिरने से भी भूकंप आते हैं। तो ये कुछ कारण थे भाई भूकंप की उत्पत्ति के। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।